तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे नए-नए एचटीएमएल एलिमेंट सीखने वाले हैं और उनको यूज़ करके हम एक वेब पेज बनाएँगे। अलग-अलग एचटीएमएल एलिमेंट देखेंगे और एक कुछ ना कुछ हम पेज को डिज़ाइन करेंगे। और इस वेब पेज को ना जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो यूआई करके भी बोला जाता है। यूआई का फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस, एक टेक्निकल वर्ड है। यूआई को अगर मैं समझाऊँ तो यूआई वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर यूज़र उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है? जैसे अगर हमें गूगल के सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना है तो हम गूगल के वेब पेज को हम यूआई बोलेंगे क्योंकि वहाँ हम google.com से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यूआई काफ़ी कॉमन वर्ड है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता लगेगा कोई वेब पेज नहीं बोल रहा है, सब यूआई बोलते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें तो पता होगा, बट जो लोग अभी कॉलेज में हैं बच्चे तो वो समझ सकते हैं कि यूआई बहुत कॉमनली बोला जाता है। इस तरह से बोला जाता है कि चलो यूआई बनाते हैं, यूआई में क्या-क्या होगा, क्या-क्या एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? बट इस लेक्चर के लिए इस कोर्स के लिए मैं वेब पेज बोलूँगा बार-बार, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हम क्या बना रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ नए एलिमेंट देखने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। एचटीएमएल पेज को एक डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। और एचटीएमएल को यूज़ करके हम पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि इसमें इतने टेक्स्ट होंगे, इसमें इतने बटन होंगे, ठीक है? जैसे google.com हो गया, इसमें इतने बटन है, इतने टेक्स्ट हैं, वो डिफाइन कर दिया जाता है एचटीएमएल से। या नेटफ्लिक्स है, इसमें इतने ही बटन होंगे, इतने ही टेक्स्ट होंगे, एचटीएमएल से डिफाइन कर दिया जाता है। और ब्राउज़र की हेल्प से हम इस पेज को डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि ब्राउज़र ही क्यों डिस्प्ले कर पाता है और कोई टूल क्यों डिस्प्ले नहीं कर पाता? ब्राउज़र के अंदर ऐसा क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा-सा हिंट दिया था। ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र इंजन होता है, जो एचटीएमएल को पार्स करता है, उसको रेंडर करके डिस्प्ले करता है, ठीक है? और एचटीएमएल एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमने कोड में सबसे पहले लिखा था डॉक टाइप, ठीक है? बट डॉक टाइप कैपिटल में लिखा जाता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। उसके बाद सबसे पहला एलिमेंट और रूट एलिमेंट मैंने बताया था एचटीएमएल, सारा कोड इसके अंदर रैप होगा। इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में ऐसे स्लैश ऐड कर दिया जाता है। फिर इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट टैग थे हेड, हेड वो था जिसके अंदर वो एलिमेंट ऐड करे जाएँगे जो दिखते नहीं है, विज़िबल नहीं है। जैसे अगर हमें कुछ लिंक ऐड करना है सीएसएस का या कुछ लाइब्रेरी ऐड करनी है तो सारे हम एलिमेंट बना के वो सब हेड में ऐड कर देंगे। और जो हमें विज़िबल एलिमेंट रहते हैं वो हमारा बॉडी में रहता है, ठीक है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का जो मैंने बताया था। और आप अगर कुछ मिस कर रहे थे तो आपने देखा था कि जो हमारा क्रोम का डेवलपर टूल्स था, जो हमने इंस्पेक्ट करके ओपन किया था, उसमें सबसे पहला टैब में एलिमेंट्स था। तो अगर हमने कुछ नहीं लिखा था तो अपने आप ही ब्राउज़र ने वो कोड को लिख दिया था। तो एलिमेंट्स में आप जाओगे डेवलपर टूल्स के, और डेवलपर टूल्स धीरे-धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी आपको सिर्फ एलिमेंट्स वाला सेक्शन एक्सप्लोर करना है। इसमें कुछ कोड लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं डॉम ट्री। एक्चुअली मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था तो मैंने गूगल की डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ी, उनके डेवलपर्स की, वो इसको डॉम ट्री बोल रहे हैं। और एक डॉम करके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी लोग ना इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, डॉम ट्री क्या है, डॉम क्या है? तो मैं क्विकली समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली कोड पे जंप करने वाले हैं, ठीक है? तो डॉम ट्री वही है, आपका पूरा कोड है, एचटीएमएल, उसके अंदर 2 इसके चाइल्ड हैं, बॉडी, हेड, ठीक है? फिर ये क्लोज़ हो रहा है एचटीएमएल। लेकिन जब हम ट्री सुनते हैं ना, कंप्यूटर साइंस में ट्री कुछ इस तरीके से होता है। ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोड्स होती हैं और एक पैरेंट नोड होती है, उसकी फिर चिल्ड्रन नोड होती हैं, ठीक है? और कंप्यूटर साइंस में देखोगे इस तरीके से ट्री डिफाइंड होता है। फिर इस ये चाइल्ड नोड है 2, फिर ये भी अपने आप में पैरेंट है, फिर इनके भी चाइल्ड है। तो ट्री, जब कोई ट्री सुनता है ना तो इस तरह की पिक्चर दिमाग में आती है और इसको आप ट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एचटीएमएल है, फिर एचटीएमएल के अंदर बॉडी है, इसके अंदर हेड है, फिर बॉडी के अंदर हमने पी टैग बनाया था। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो इसको डॉम ट्री बोला जाता है। अब ये डॉम क्या है? डॉम एक्चुअली, डॉम ट्री तो हम समझ गए, और डॉम क्या है?
डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम वो एपीआईज हैं जिसको यूज करके हम इस ट्री में चेंजेस करते हैं। तो डॉम वो एपीआई है जिसको यूज करके आप इस ट्री में चेंज करते हो। तो अब आप ये सोचोगे कि इस ट्री में चेंज ही क्यों करना है? आप खुद से भी तो कोड लिख के चेंज कर सकते हो। आपने पी टैग लिखा था, अगर डॉम एपीआई को यूज करके आपको एक नया पी टैग ऐड करना है या उस पी टैग को डिलीट करना है या कुछ भी उस पी टैग के साथ चेंजेस करने हैं, तो वो डेवलपर भी तो कर सकता है। ये एपीआई वगैरह की क्या जरूरत है ना? लेकिन एपीआई कंप्यूटर साइंस का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। गूगल पे आपने देखा होगा, गूगल पे में एक बटन है पे, और गूगल पे में एक फोटो लगी है और आपका नाम लिखा है, और गूगल पे डेटाबेस में आपको अपना नाम चेंज करना है। तो ये तो गूगल पे का डेवलपर करेगा, लेकिन आप खुद भी तो कर सकते हो। क्लिक करते हो, अपना नाम टाइप करते हो, सबमिट बटन दबाते हो और ये जाके डेटाबेस में नाम चेंज हो जाता है। बट एक्चुअल में तो गूगल डेवलपर को कर देना चाहिए था। उसने ये एपीआई क्यों बनाई? और जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट वाली एपीआई कॉल होती है और डेटाबेस में जाके 100 रुपए की एंट्री ऐड हो जाती है। तो वो तो गूगल पे के डेवलपर को ऐड करना चाहिए था। वो आप गूगल पे के डेवलपर को फ़ोन करते कि हेलो, हाँ भाई मेरे को एक्चुअली 100 रुपए की पेमेंट करनी है, आप डेटाबेस में अपडेट कर दो। लेकिन आप बटन दबा के खुद एपीआई कॉल हो रही है, उन्होंने कोड लिख दिया कि उस बटन पे एपीआई कॉल होगी और डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से थोड़ा-सा पीछे आते हैं। हम कोड एक बार लिख के हम कोड को सर्वर पे डाल देते हैं। अब इस पेज में किसी ने कुछ टाइप किया और उस पैराग्राफ को चेंज कर दिया, तो वो इस डॉम ट्री में चेंजेस कर रहा है। हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने ट्री का, वो इस ट्री में किसी नोड को हटा रहा है, किसी नोड को ऐड कर रहा है। तो डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और वो एपीआई है जिसको यूज करके यूजर बोलेगा उसको पी टैग ऐड करना है, तो उस एपीआई को यूज करके हम इस नोड को एक्सेस करेंगे और यहाँ एक नया पी टैग ऐड कर देंगे। ठीक है। अब डॉम को अभी आप डॉम को अगर देखो तो आप गूगल सर्च करना और डॉम ट्री और डॉम देखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग इमेजेस आ रही हैं। ठीक है। मतलब आपको मे बी कन्फ्यूजन हो, इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप इमेजेस देखोगे तो आपको समझ आएगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पहला नोड हमारा एचटीएमएल रहता है, फिर इस एचटीएमएल के अंदर हमारा बॉडी रहता है, इसके अंदर हमारा हेड रहता है और इस बॉडी के अंदर हमारा पी होता है। तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके या फिर डॉक्यूमेंट की एपीआई को यूज करके पहले फाइंड करेंगे भाई वो पी कहाँ पर है। उस पी को ढूंढो और उस पी में एक टेक्स्ट और ऐड कर दो, वो यूजर ऐड कर रहा है। तो ये डॉम हमें कुछ एपीआईज हमें मिलती हैं। और भी इसको ना बहुत डीप में मतलब डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप इतना ऊपर ऊपर से आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अभी आपको लग रहे होंगे क्यों इन सब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है, बट जैसे-जैसे आप एक डेवलपर बनोगे और जिस दिन आप एक फुल स्टैक ऐप बनाने लग जाओगे, फ्रंट एंड ऐप बनाने लग जाओगे, तब आपको ये एपीआईज़ की पावर पता लगेंगी। अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करके और पेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सेम फाइल को ओपन कर लिया है, about.html फाइल हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट करी थी। और सबसे पहले हमने डॉक टाइप लिखा था। ये वीएस कोड में आप टाइप करोगे काफ़ी ऑटो फिल हो जाता है, तो मैं दोबारा भी ये कोड इजीली लिख सकता हूँ। HTML ऑटो फिल हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑटो फिल नहीं, ऑटो कंप्लीट हो रहा है। देखो हेड भी मैंने सिर्फ 2-3 वर्ड लिख के इसको एंटर कर दिया, बॉडी, और इसको मैं क्लोजिंग टैग, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। और हमें अब वो एलिमेंट्स बनाने हैं जिनसे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाले एलिमेंट है तो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे और इस तरीके से मैं एंटर मार दूंगा ताकि मुझे
दिखता रहे कि ये सब बॉडी के अंदर, बॉडी पैरेंट है और बॉडी के अंदर हम इसको नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? नेस्टिंग है। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया था, पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी यूज़ करते हैं। तो ये पी का क्लोजिंग टैग है, पी का एंडिंग टैग है। और एक काम करते हैं, कुछ बड़ा-सा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। अ, ये पैराग्राफ उठा लेते हैं, थोड़ा-सा बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है? और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस। अभी क्या है ना, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, हमें HTML को फॉर्मेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली एक इंस्टॉल कर रखी है जो एक्सटेंशन फॉर्मेट अपने आप करके हमें दे देगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस हेड को ऐसे पीछे इसके साथ लिख दिया, तो अब ये कन्फ्यूज़िंग हो गया कि आपने HTML के साथ जोड़ दिया। अब इसको कंट्रोल एस करोगे, तो एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं HTML फॉर्मेटर कर रहा हूँ, ताकि फॉर्मेट करके कोड अच्छे से दिखे। अ, ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने एक्चुअली में सबसे बेस्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी, जो है प्रिटियर, ये वाली। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये एक्टिव नहीं है, ठीक है? तो मैं VS कोड की सेटिंग में जाता हूँ और आप फॉर्मेट को सर्च करो और यहाँ पर देखो ये टिक नहीं है, फॉर्मेट और ऑन सेव। जैसे मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो फॉर्मेट ऑन पेस्ट भी कर दो, फॉर्मेट ऑन सेव भी टिक कर दो। और फॉर्मेटर कहाँ डाल सकते हैं, मतलब हमें ये बताना है कि प्रिटियर को यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, ये प्रिटियर सेलेक्ट कर लो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक्सटेंशन में जाओगे, ये प्रिटियर करके एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लो। प्रिटियर का मतलब ये होता है, कोई भी कोड है उसको स्ट्रक्चर कर दे, रीडेबल रहे। ये नहीं कि एक ही लाइन में सब लिख दिया, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल कर लो और बहुत सारी नई-नई एक्सटेंशन जैसे-जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और सेटिंग में जाके फॉर्मेटिंग ऑन कर दो, ठीक है? और इस पूरे कोड को भी थोड़ा बिगाड़ देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं कि समझ ही ना आए ये, एक ही लाइन में कर देते हैं, ठीक है? कि अब कोई पढ़े तो उसको समझ ही नहीं आ रहा यार ये क्या है। अब इसको कंट्रोल एस दबाते हैं, देख रहे हो मैजिक? आप लोग देख रहे हो हुआ क्या, मतलब मैं वापिस अगर इसको छेड़छाड़ कर दूँ कि मैं पी को वापिस ऊपर ले आऊँ और फिर कंट्रोल एस करूँ, तो ये देख रहे हो पी बार-बार नीचे आ जाएगा। कितना ये क्लीन कर दिया, कितना रीडेबल हो गया। और एक और चीज़ देख रहे हो, लाइन्स देख रहे हो? HTML यहाँ स्टार्ट है, यहाँ एंड है। फिर हेड और बॉडी एक ही लाइन में है। हेड और बॉडी एक लाइन में क्यों है? क्योंकि वो दोनों सिबलिंग है। वो HTML पैरेंट है, वो दोनों सिबलिंग है, लेकिन बॉडी के अंदर जो P है वो थोड़ा-सा अंदर की तरफ है, क्योंकि वो बॉडी का चाइल्ड है। तो प्रॉपर एकदम नेस्टिंग हो रखी है, ठीक है? अब कंट्रोल एस करो और एक बार आउटपुट देखते हैं और इसको सेव करते हैं, तो ये रहा आपका पैराग्राफ बन के आ चुका है। मेरे को पता है दिखने में बहुत ही बेसिक पेज लग रहा है, बट धीरे-धीरे हम अच्छे-अच्छे पेज बनाएँगे। ठीक है, कुछ और टैग यूज़ करते हैं, कुछ और एलिमेंट्स बनाते हैं जिनमें हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक आपको टैग बताता हूँ जिससे आप हेडिंग लिख सकते हो। ये H1 टैग है, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ अ हेडिंग। और एक H1 टैग, एक काम करते हैं P के नीचे लिख देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा अभी। दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2। तो आपको पता लगे कि किस ऑर्डर में लिखा है और जो पेज है वो किस ऑर्डर में इसको रीड कर रहा है, किस ऑर्डर में वो डिस्प्ले कर रहा है। अब देखो मैंने H1 को ऐसे गलत लिख दिया, अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिख दिया, तो कंट्रोल एस किया, वो अपने आप ही अपनी पोजीशन पे आ गया। तभी मतलब ये बहुत बढ़िया रहता है, बिना फॉर्मेटर के आप कोड करना ही मत। एक फॉर्मेटर डालो, प्रिटियर डालो, सबसे मस्त है, ठीक है? अब जाते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हेडिंग 1 ऊपर आ गया, हेडिंग 2 नीचे आ गया।
जिस ऑर्डर में लिखे गए थे, उस ऑर्डर में आ रहे हैं। और हेडिंग क्या है, ये काफ़ी साइज़ इसका बड़ा है, ये बोल्ड है, ठीक है? तो H1 टैग से हम हेडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने कुछ टेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हमने बना लिए हैं और एक्चुअल में ना आप इनका लुक एंड फ़ील ना सीएसएस से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप H1 लिखोगे, तो गूगल क्रॉलर जो होता है ना, उसको समझ आएगा कि ये पेज की हेडिंग है। जैसे न्यूज़पेपर में एक हेडिंग होती है, तो गूगल वाले समझ पाएँगे अच्छा ये पेज में ये हेडिंग है तो इसका मतलब ये जो H1 है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा ही कोई टेक्स्ट नहीं है कि पूरे पेज में टेक्स्ट लिखे पड़े हैं। वो इसको एक अलग इम्पोर्टेंस दे के गूगल सर्च इंजन में जो आपकी रैंकिंग होगी, वो एक्चुअली इन टैग से इम्पैक्ट होती है। बहुत सारे डेवलपर सोचते हैं कि H1 टैग नहीं लिखा, कोई भी टैग डाल दो, बस टेक्स्ट लिखने से तो मतलब है और वो सीएसएस को यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। बट उन्हें नहीं पता कि इन टैग का ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? सीएसएस से आप p टैग को और H1 टैग को एक जैसा बना सकते हो। दोनों का साइज़, लुक, फ़ील एक जैसा कर सकते हो, ठीक है? सीएसएस से बहुत डीप लेवल की स्टाइलिंग हो जाती है। बट H1 आपने लिखा तो ब्राउज़र समझेगा ये इम्पोर्टेंट है, ये इसकी वैल्यू है इस टेक्स्ट की और बाकी टेक्स्ट की इतनी वैल्यू नहीं है बट इसको ये इम्पोर्टेंट है और सर्च इंजन में इसी की वजह से रैंकिंग होगी। तो बोला जाता है कि टैग्स को अच्छे से यूज़ करो। लोग क्या करते हैं कि एचटीएमएल रफली-रफली सीख लेते हैं, सीएसएस से डिज़ाइनिंग कर देते हैं, फिर उनका पेज रैंक नहीं हो रहा होता है और उनको ये समझ नहीं आता कि सर्च इंजन में रैंक क्यों नहीं हो रहा होता है। और ये भी बोला जाता है कि H1 टैग एक ही होना चाहिए पेज में। H2, H3 टैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने 2 H1 टैग लिख दिए बट अब मैं इसको H2 कन्वर्ट कर रहा हूँ। H2 टैग मल्टीपल आप लिख सकते हो, H3 टैग आप मल्टीपल लिख सकते हो। तो ये ऐसे नाम क्यों दे रखे हैं H1, H2, H3? ये इसलिए दे रखे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है, H1 की ज़्यादा है, H2 सब हेडिंग है, फिर H3 आपकी उसके नीचे की हेडिंग है, बट ये सारी हेडिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, इन सब में से H1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी सर्च इंजन के टर्म्स में बता रहा हूँ। मैं आपको मतलब जो दिख रहा है उसके टर्म्स में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप रिफ्रेश करोगे, हेडिंग 2 ये है, एक बार इसको हेडिंग 3 कर देते हैं। और हेडिंग 3 आपको दिख रही है, इनका साइज़ चेंज होता जा रहा है। तो जब भी डिज़ाइनिंग करो तो टैग्स बहुत ही सोच समझ के यूज़ करो। जो अच्छा डेवलपर होता है वो सही तरीके से टैग्स को यूज़ करता है। सिर्फ़ यही डिफ़रेंस है, ठीक है? और ये साइट दिखने में बहुत ही बेकार लग रही है। तो थोड़ा-सा मैं आपको एक कुछ दिखाने वाला हूँ। google.com है, इसको मैंने ओपन किया। मैंने एक एक्सटेंशन डाली है वेब डेवलपर। इस पेज में से मैं सीएसएस हटाने वाला हूँ। ये एक्सटेंशन क्या करती है, जितनी भी सीएसएस इसमें लगी है google.com में से, टेम्परेरी अब उसे हम हटा देंगे। डिसेबल ऑल स्टाइल। तो जो आपको अभी दिख रहा है, वो google.com है और वो एचटीएमएल से बना है। इस साइट को मैं तो कभी यूज़ नहीं करने वाला। अगर इस तरीके से वेबसाइट होती और सिर्फ़ एचटीएमएल से बनी होती, इसको मैं कभी भी यूज़ नहीं करता। देख रहे हो ये टेक्स्ट कैसे हैं? ये बटन कैसे दिख रहे हैं? ये टेक्स्ट कैसे दिख रहे हैं? और आप लोगों की फ़ेवरेट वेबसाइट को भी हम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। नेटफ्लिक्स जो काफ़ी लोगों की फ़ेवरेट वेबसाइट होगी, इसको ओपन करके डिसेबल कर देते हैं। ये देखो, ये नेटफ्लिक्स है, ये सेलेक्ट लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट देख रहे हो, अल्टीमेट मूवी, टीवी शोज़ एंड मोर। और एक बार अपना अबाउट पेज देखो, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है नेटफ्लिक्स के पेज में और अपने पेज में? कुछ सेम दिख रहा है? नेटफ्लिक्स के डेवलपर भी H1, P1 से इस तरह का यूआई बनाते हैं और सीएसएस को यूज़ करके फिर उसको स्टाइल करा जाता है कि इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, इसको सुंदर कर दो, इसको इस तरीके से फ़ॉन्ट बदल दो, इसमें कलर कर दो। तो मैं अब आपको लग रहा होगा यार जल्दी से सीएसएस सीखो वरना तो बहुत बेकार पेज बनेंगे। बट अगेन मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, बिना एचटीएमएल के आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। सीएसएस एक मेकअप है, बट मेकअप आप तभी तो करोगे जब आपके सामने कोई ह्यूमन होगा, उसी पे तो मेकअप करोगे ना। जब आपके पास एक स्केलेटन ह्यूमन बॉडी नहीं है तो उसपे आप उसको क्या मेकअप करोगे? तो पहले हमें स्केलेटन बनाना है,
और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है? नेटफ्लिक्स वालों को पता है कि अल्टीमेट मूवी टीवी शोज़ एंड मोर जो टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको H1 दिया गया है। फिर H2 दिया गया है एन्जॉय योर टीवी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर सब हेडिंग दी गई है, फिर पैराग्राफ है ये वॉच स्मार्ट टीवी, प्लेस्टेशन, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको पी टैग दिया गया है। टैग उल्टे-सीधे करोगे तो बाद में साइट रैंक ही नहीं होगी, ठीक है? तो ये कुछ टैग थे और कुछ टैग मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, ये H2 और H3 के बीच मुझे स्पेस क्रिएट करनी है। करने को तो आप CSS से भी कर सकते हो, लेकिन एक BR ट्रैग टैग है, BR से ब्रेक आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हुआ क्या। ये H2 H3 के बीच एक स्पेस ऐड हो गया। एक काम करते हैं, अभी समझ नहीं आएगा, मैं बहुत सारे BR लिख देता हूँ। बहुत सारे BR ऐड कर देते हैं, फॉर्मेट भी हो गया और इसको सेव करते हैं, तो H2 H3 के बीच आपकी स्पेस क्रिएट हो गई। और BR के अंदर हमें टेक्स्ट को रैप नहीं करना है, इस वजह से इसकी ओपनिंग क्लोजिंग 2 टैग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और एक टैग हम यूज़ करते हैं HR, ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन के लिए होता है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन से एक लाइन हमारी आ गई और इसका सिंगल टैग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना। हमें ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख के हमें HR को यहाँ क्लोज़ नहीं करना, ठीक है? तो इसमें 2 टैग की ज़रूरत नहीं है। HTML लैंग्वेज में कुछ-कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें सिंगल टैग्स ही होते हैं। एक आपका BR होता है, एक HR होता है, एक इमेज होता है, इनपुट होता है। इनमें हमें क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग 2 टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और डेवलपर टूल्स क्या होता है कि काम आसान कर देती हैं डेवलपर का। अगर मान लो मुझे देखना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस हेडिंग को चेंज करके कैटरीना कैटरीना एंड कैटरीना के हस्बैंड का नाम क्या था जिनकी शादी हुई थी? कैटरीना एंड हस्बैंड ही लिख देता हूँ। मान लो मैं न्यूज़ आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं एक डेवलपर हूँ। मैंने यहीं पर एंटर कर दिया और एक्चुअली लिखने के बाद कहीं आप बाहर क्लिक कर दो। कहीं भी बाहर क्लिक कर दो, इसके नीचे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैटरीना एंड हस्बैंड नेम, ये टाइटल चेंज हो गया। तो मैंने क्विकली मैं कोड में जाके मैंने चेंज नहीं करा बट मैंने क्विकली देख लिया कि अच्छा मैं अगर कोड में जाके चेंज करूँगा तो इस तरह का यूआई दिखेगा। तो डेवलपर टूल्स आपको पावर देता है कि आप छोटे-मोटे चेंजेस करके आप देख लो कि किस तरीके से आपका यूआई चेंज होने वाला है, ठीक है? किस तरह से आपका वेब पेज दिखेगा। तो इस वजह से डेवलपर टूल्स बहुत हेल्पफुल है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो वापस बैक टू वैसे ही हो गया जैसा मेरा पेज था और वापस मैं इस हेडिंग को चेंज करूँ, तो यहाँ मैं कुछ भी ऐसे लिख दूँ, ठीक है? और मैं एंटर मार दूँ, तो यहाँ पर चेंज हो गया। फिर रिफ्रेश करूँगा, तो टेम्परेरी कुछ आपको देखना है, तो आप इसको करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कमेंट्स। तो कमेंट हम क्यों लिखते हैं? हमें कमेंट यूज़र के लिए नहीं लिखना, हमें कमेंट उसके लिए लिखना है जो इस कोड को पढ़ रहा है, एक डेवलपर के लिए, ठीक है? और कमेंट के बहुत सारे यूज़ केस हैं, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट हम सिर्फ़ डेवलपर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखते हैं। बहुत सारे अलग-अलग पर्पज़ के लिए कमेंट लिखते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि कमेंट को लिखा कैसे जाएगा। तो पहले आपको एक एरो बनाना है, फिर ऐसे करना है, फिर एक माइनस लगाना है 2 और इसके एंड में अगेन 2 बार माइनस और एंगल ब्रैकेट क्लोज़। इसके बीच आप कुछ भी लिखोगे, जैसे कि मेरे को बताना है कि हेडिंग क्या है, दिस इज मेन हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। तो मैंने एक डेवलपर को बताया कि भाई ये मेन हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर है। इसको सेव किया मैंने और जाके मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो मेरे इस वेब पेज में कुछ भी मुझे नहीं दिखा, ये यूजर्स को नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर एलिमेंट्स में आओ, यहाँ पर ये डेवलपर टूल किसके लिए बना है? ये डेवलपर के लिए बना है। तो इस यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर डेवलपर कमेंट पढ़ पाएगा कि दिस इज़ मेन हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। तो इस वो मेन हेडिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा या इसको सेफली हैंडल करेगा, या फिर आपको कभी-कभी आपको क्या करना होता है, कभी-कभी मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को टेम्पररी मुझे हटाना है। मतलब मेरे मैनेजर ने बोला कि अभी के लिए क्या करो यार, इस हेडिंग को हटा दो
और कल दोबारा हम जब कोड को सर्वर पे दोबारा डालेंगे तो हम हेडिंग ऐड कर देंगे। एक दिन के लिए इसको हटा के इस कोड को डिप्लॉय कर दो और यूजर्स के लिए लाइव कर दो। कमेंट करने का एक शॉर्टकट है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वीएस कोड में। कमांड और क्वेश्चन मार्क देख लेना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो भी होगा। तो देखो ऑटोमेटिकली मेरी लाइन कमेंट हो गई। मैं इसको सेव करूंगा, रिफ्रेश किया और हेडिंग गायब। बट वो हेडिंग का टैग यहाँ पर है, डेवलपर टूल्स में मुझे दिख रहा है। और कल को मुझे वापस इसको अगर कोड में डालना है तो मैंने बस इस कमेंट को हटा दिया और इसको सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया, वापस हेडिंग आ गई। तो कमेंट कुछ कोड को टेम्पररी हटाने के लिए, हिडन करने के लिए, या कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि ये डॉक्यूमेंट कब लिखा गया था। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ये डॉक्यूमेंट हम 21 नवंबर 2025 में लिख रहे हैं और ये लिखा था प्रकाश शुक्ला ने, कुछ भी इस तरीके से लिख दिया और इसको मैंने कमेंट कर दिया। कुछ इंफॉर्मेशनल कमेंट भी हो सकता है।